नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लिख रहे हूँ फर्स्ट ग्रेड जीके के सब्जेक्ट शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक ई मित्र, ई गवर्नेंस और राज शिक्षा। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं शिक्षा प्रबंधन में अगला टॉपिक ई मित्र। ई मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह शुरू हो चुके हैं। हम जानते हैं कि ये शहरी क्षेत्रों में एक से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक या दो पंचायत समिति में ही लगभग छोटे गांवों में एक ई मित्र की सुविधा उपलब्ध है। इसमें हम पूरी जानकारी लेंगे ई मित्र की। ई मित्र ग्रामीण क्षेत्र में जन मित्र के नाम से और शहरी क्षेत्र में लोक मित्र के नाम से प्रारंभ की गई सेवा है। ई मित्र योजना में या ई मित्र योजना को 15 अगस्त 2002 को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम यानी NEGP, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के रूप में प्रारंभ की गई। उस समय 3 शब्द अस्तित्व में आए जो मैंने दिखा रखे हैं, ई मित्र, दूसरा ई गवर्नेंस और तीसरा ई गवर्नमेंट। देखो, ये 3 शब्द अस्तित्व में आए थे। इन तीनों शब्दों को आज हम जानेंगे कि ये क्या है। मैंने एक बीच में लिखा है ई गवर्नेंस के नीचे कि इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र में CSC का प्रारंभ भी हुआ। CSC यानी कि जो है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर सामान्य सेवा केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ई गवर्नेंस जो भी प्रशासन होता है। दोस्तों, ई मित्र PPP मॉडल पर तथा सरकार व नागरिकों की सहभागिता पर आधारित है। इसका मतलब है कि ई मित्र जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप, एक जनता की एक प्राइवेट कर्मचारी के साथ जो ई मित्र पर बैठता है उसके साथ एक संबंध होना तथा सरकार व नागरिक की सहभागिता पर यह आधारित एक मॉडल है। ई मित्र जो है ये क्या है, एक मॉडल व्यवस्था है जिसमें सरकार और नागरिक की सहभागिता होती है और पब्लिक और प्राइवेट की यानी पब्लिक और प्राइवेट कर्मचारी की भी सहभागिता होती है। ये पूछ लिया जाता है PPP मॉडल पर आधारित कौन सा है, तो ई मित्र है। राजस्थान में इस योजना को वर्ष 2005 में 2 रूपों में संचालित किया गया। देखो दोस्तों, अगर केंद्र सरकार द्वारा पूछा जाए ई मित्र योजना कब शुरुआत हुई तो 2002 में, 15 अगस्त 2002 में, और राजस्थान में अगले ही तीसरे वर्ष यानी कि 2005 में 2 रूपों में संचालित किया गया। हमने जो पहले भी देखा कि एक जन मित्र के नाम से जो गांवों में ई मित्र सुविधा है वो जन मित्र के नाम से संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर CSC या सामान्य सेवा केंद्र, इसे ही जन मित्र कहा गया है। सामान्य सेवा केंद्र यानी कि जो गांव में अगर सरकारी सुविधा चाहिए, जो हम शहरों में करते हैं, या जो SDM से कुछ बनाना है, तहसीलदार से कुछ बनवाना है, और जो ई मित्र पर कार्य हो सकता है वो हम जन मित्र पर जाकर ग्रामीण क्षेत्र में यानी CSC सेंटर जो है, कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर हम वो कार्य कर सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में ये लोक मित्र के नाम से जाना जाता है। ये जो ई मित्र है इसे ई कियोस्क भी कहा जाता है। ये शहरी क्षेत्र में ई मित्र का नारा गुणवत्तापूर्ण सरकार व प्रभावशाली सेवाएं भी ई मित्र का जो नारा था, ई मित्र को क्यों खोला गया है, ये हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। ये एक नारा था कि गुणवत्तापूर्ण सरकार गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, सीधा संपर्क हो सके जनता का सरकार के साथ, यानी पब्लिक का सरकार के साथ सीधा संपर्क हो और गुणवत्तापूर्ण सरकार हो, वह प्रभावशाली सेवा प्रभावशाली हो। देखो मित्रों, प्रभावशाली सेवा से मतलब है ये जो ई मित्र पर सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका समय रखा जाता है। ये प्रभावशाली हुआ
क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट है वो 7 दिनों के अंदर बन जाएगा, ये डॉक्यूमेंट है वो 15 दिनों के अंदर बन जाएगा, या फिर इसमें 2 महीने लगेंगे, ये फिक्स समय होता है। उसके बाद अगर वो कार्य नहीं हो पाता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो सरकार द्वारा आपको सूचना की जाएगी उसी पोर्टल पर कि ये डॉक्यूमेंट आपका इसलिए नहीं बन सकता कि इसमें इस डॉक्यूमेंट की कमी है जो हमने लगाए हैं। तो हमें सीधा पता चल जाता है। उसके बाद वापस वही 7 दिन दोबारा या जो भी समय रखा हुआ है वो दोबारा उतना ही समय लगता है, लेकिन ये जो है पारदर्शी है। ई मित्र को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को, क्योंकि ये कंप्यूटरीकृत योजना है। महत्वपूर्ण तथ्य, अब हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत बेंगलोर में हुई 1997 में। ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की सुगम नाम से प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2011 में। देखो दोस्तों, जो मैं बता देता हूं डिजिटल हस्ताक्षर, वैसे पता होगा आपको आजकल जो भी ई मित्र पर कार्य होते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे अपने जाति प्रमाण पत्र बनाया, ठीक है, और मूल निवास बनवाया, या जो भी डॉक्यूमेंट हम बनवाते हैं तो उस पर ये डिजिटल ही हस्ताक्षर होते हैं। एसडीएम के या जिस भी विभाग के कर्मचारी के उस पर हस्ताक्षर होने होते हैं, वो हस्ताक्षर डिजिटल ही आते हैं। इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1 अप्रैल 2011 से। एकल खिड़की, ये एकल खिड़की थी सुगम के नाम से। आज भी एकल खिड़की, ये आगे ही बताने वाला हूं मैं, वो सुगम के नाम से शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। ई मित्र को ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया 11 नवंबर 2011 से। 11 नवंबर 2011 से ई मित्र को ब्लॉक स्तर पर शुरू कर दिया गया था। वर्ष 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई मित्र के पुराने पोर्टल को एक नया नाम दिया। ये जो पुराना पोर्टल है एकल खिड़की सुगम, उसको पुराना नया नाम दे दिया गया था, जिससे एसएसओ आईडी हम बोलते हैं। एसएसओ खिड़की नाम से जाना गया ये, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल सिग्न ऑन एसएसओ आईडी। देखो दोस्तों, ये एसएसओ आईडी वैसे तो सबको पता चल चुका है, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से फॉर्म पहले भी भरे होंगे। फिर भी बता देता हूं अगर किसी को नहीं पता। तो एसएसओ क्या है कि एक अपनी आईडी होती है जिसके अंदर जो भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं राजस्थान से संबंधित, देखो अगर एक स्टेट से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं उस एप्लीकेशन में एसएसओ आईडी के अंतर्गत, जिसमें अपना पासवर्ड भी होता है, हम इसे खोल सकते हैं। उसमें सभी जानकारी होती है। उदाहरण के रूप में हमने 4 फॉर्म भर दिए, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए, उसके बाद जब इसके प्रवेश पत्र आएंगे तो हम इसी एसएसओ आईडी में जाकर पता कर सकते हैं कि इसके एसएसओ प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं या नहीं। हो चुके हैं तो हम वहीं पर खोल सकते हैं। और उसके बाद में एग्जाम डेट कब है उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद में एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आया है या नहीं, वो एसएसओ आईडी पर ही पता चल जाएगा। अपना रिजल्ट क्या आया है वो भी हम वहीं पर पता कर सकते हैं। यानी कि एक ही पोर्टल पर, एक ही आईडी पर हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी पता कर सकते हैं। हमें और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए एसएसओ आईडी अपनी और उसका पासवर्ड। हमने ई मित्र के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस यानी प्रशासन से संबंधित, और ई गवर्नमेंट सरकार, यानी एक प्रशासन है दूसरी सरकार है। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट, जो 2 शब्द पहले हमने देखे थे, एक शब्द का पता कर दिया ई मित्र का, दूसरा ई गवर्नेंस और तीसरा ई गवर्नमेंट। भारत में ई प्रशासन की योजना को 15 अगस्त 2000 को प्रारंभ किया गया।
ई प्रशासन योजना की शुरुआत 2000 में और 2002 में ई मित्र की हुई थी, 15 अगस्त को प्रारंभ किया गया। ई प्रशासन वह प्रशासन होता है जो अपने कार्यों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करता है। देखो दोस्तों कि वह सरकार का वह प्रशासन जो यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना और संभालना, सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी कि ई प्रशासन का प्रयोग करना, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग कर अपनी सरकार को चलाना, अपने प्रशासन को चलाना। यानी एक सरकार जो अपने प्रशासन को चलाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करता है, टेक्निकल रूप से उसका प्रयोग करता है, वह है ई प्रशासन। और ऐसा कार्य करने वाली सरकार जो इस प्रकार से कार्य करती है, अपने प्रशासन को चलाती है टेक्निकल रूप में, वह सरकार ई गवर्नमेंट कहलाती है। तो साफ है भी ई प्रशासन या ई गवर्नेंस तो वह है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना प्रशासन चलाती है, और जो सरकार इस प्रकार से शासन चलाती है वह ई गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके उद्देश्य, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुधार। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी जो कार्य है वो व्यवहारिक रूप में पारदर्शित हो, क्योंकि इसमें कुछ समय दिया होता है सरकार का। ये जो टेक्निकल कार्य है, जितने भी हम डॉक्यूमेंट बनवाते हैं ई मित्र द्वारा यानी ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए, तो उसमें क्या होता है, उस समय दिया होता है, यानी कि पारदर्शिता है। 7 दिन का समय, 7 दिनों में अगर वो काम नहीं होता है तो उसकी सूचना हमें जरूर मिलेगी वो कार्य क्यों नहीं हुआ। उसकी कमी पूर्ति हम जैसे ही कर देते हैं, वो अगले 7 दिनों में वो कार्य पूर्ण हो जाता है। एवं गुणवत्ता सुधार, तो इसमें गुणवत्ता का भी सुधार होता है कार्य में। नंबर 2, लाल फीताशाही भ्रष्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र करना। जो भी प्रशासन है सरकार का, उसे भ्रष्टाचार मुक्त करना इसका उद्देश्य था। जैसे पहले एक व्यक्ति अपने कार्य को करवाने के लिए विभाग में जाता था तो उससे भ्रष्टाचार का, लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वही कार्य ई मित्र पर हो जाता है वाजिब फीस देकर। नंबर 3, जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाना। देखो, पब्लिक का उस सरकार की जो व्यवस्था चल रही है कार्यों की, उस व्यवस्था के प्रति विश्वास जमाना भी इस कार्य का मेन उद्देश्य था। नंबर 4, शासक के स्थान पर सुशासन की अवधारणा को स्थापित करना। यानी जो शासक शासन कर रहा है वह शासक की तरह न होकर एक सुशासन, सुव्यवस्थित तरीके से उस शासन को किया जाए की अवधारणा को स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। अब इसकी विशेषता, उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के। अब इसकी विशेषता, इससे प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। वे जवाब दिया जाता है, अगर आपका कार्य 4 दिन में नहीं हुआ है, उस कार्य को करने के लिए 4 ही दिन थे, समय दिया हुआ था सरकार का, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। यानी जवाबदेहिता सुनिश्चित हो जाती है प्रशासन में। नंबर 2, यह प्रशासन को पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाता है। इसमें संतुष्टि होती है पब्लिक को और पारदर्शिता भी है। ये कार्य इतने रुपए में होगा और ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी फीस ये है और इतने समय में ये हो जाएगा, यानी संतुष्टि हो जाती है। सरकार व नागरिक के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। देखो, आदान प्रदान 3 प्रकार से हो रहा है इसके अंदर। इसकी विशेषता है सरकार और नागरिक के बीच में, यानी कि आम पब्लिक और सरकार के बीच में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सरकार व कर्मचारियों के बीच, सरकार है और सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो या किसी भी मतलब अर्ध सरकारी कर्मचारी हो, उसके और सरकार के बीच में भी सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें होता है। और तीसरा, सरकार व व्यवसायियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी इसमें होता है। ठीक है। अब देखते हैं
ई प्रशासन या ई गवर्नेंस के दोष। देखो इसमें विशेषता और मूल उद्देश्य दिए गए थे, उसके साथ साथ इसमें लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, वो हम देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा न होना, इसमें जो दोष बताए गए हैं उसमें पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा न होना। देखो दोस्तों, इंटरनेट के बगैर यह कार्य संभव नहीं है। चाहे ई मित्र का हो, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण है, अगर उसमें आदान प्रदान सूचनाओं का तभी होगा जब उसमें इंटरनेट की सुविधा होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर टावर नहीं पहुंचता, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां यह कार्य नहीं हो सकता, और कम है तो देरी से होता है। साइबर अपराध को बढ़ावा। देखो काम टेक्निकली रूप से हो गया है, तो टेक्निकल रूप की जो आपराधिक कार्य है वो भी बढ़ गए हैं, जैसे हैकिंग करना, कार्य को उलट कर देना, आप समझ गए होंगे। विभागीय सूचनाओं का अपडेट न होना, विभागीय सूचनाओं का अपडेट न होना। अगर विभागीय सूचनाएं समय पर अपडेट नहीं होती है तो हमें वो सूचना सही समय पर नहीं मिलेंगी। गांवों में साक्षरता का अभाव होना। देखो गांवों में आज भी लोग संपूर्ण साक्षर नहीं है, जिससे इसके कार्य करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जो साक्षर नहीं है, जो पढ़ना नहीं जानता, जो तो उससे क्या है, कुछ अलग गलत लाभ भी उठाया जा सकता है। अगर व्यक्ति कार्य करने वाला कर्मचारी सही नहीं है तो असाक्षरता का भी इसमें कारण होता है। आम जनता को सूचनाएं स्थानीय भाषा में नहीं मिल पाना। आम जनता को जो है सूचनाएं स्थानीय भाषा में नहीं मिल पाती। इसकी जो भाषा है, मानो अगर अंग्रेजी भाषा में लिखा है तो अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ना होता है, हिंदी है तो हिंदी में। देखो स्थानीय भाषा में इसमें सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती। ई गवर्नेंस से संबंधित न्यूनतम एजेंडा। एक ई गवर्नेंस से संबंधित एक न्यूनतम एजेंडा, एक चार्ट तैयार किया गया था, वो मार्च 2004 में तैयार किया गया था। ये कुछ मैंने प्रश्न लिखे हैं। हर वर्ष सभी राज्य सरकारों के साथ ई गवर्नेंस पर, ये जो हम आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ई गवर्नेंस की, इसी पर राज्य सरकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा विभाग करता है? अगर पूछा जाए तो वह विभाग है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। डिजिटल भंडारण सुविधा का प्रारंभ मई 2005 में हो गया था। ई प्रशासन के चरण। देखो हम ई प्रशासन के चरण देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रशासन कार्य कर रहा है उसके स्थापना के 4 चरण थे और वो क्रम से दिए हैं मैंने, क्रम वाइज। कंप्यूटरीकरण, उस विभाग का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इस व्यवस्था में कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। और कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पर उस पर नेटवर्क होना चाहिए, यानी इंटरनेट की सुविधा उस कंप्यूटर में या उस उपकरण में होनी चाहिए। तीसरा ऑनलाइन उपस्थिति। ऑनलाइन उपस्थिति होगी तो ही प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि उसके कर्मचारी वहां पर है या नहीं वहीं से पता चलता है कि ऑनलाइन उपस्थिति भी इतने बजे ही वो आ चुका है, उपस्थिति हो गई है और इतने बजे वो वापस जा रहा है कार्य को छोड़कर। चौथा ऑनलाइन संपर्क, और ऑनलाइन संपर्क उसके बाद ही होगा, क्योंकि अगर हम इसे क्रम से न रखें या ऐसे कह दिया भी ऑनलाइन संपर्क होगा कैसे? नेटवर्किंग नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, ऑनलाइन संपर्क कैसे होगा? तो ऑनलाइन संपर्क चौथा इसका चरण है। अब हम चलते हैं राज शिक्षा पर। राज शिक्षा क्या है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन पूछ ही लिया जाता है, आज सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो मेरा कार्य है टॉपिक को पूरा करना। राज शिक्षा एक वेबसाइट है दोस्तों, ये सरकारी शिक्षा, राजस्थान की जो शिक्षा विभाग है उसका एक वेबसाइट तैयार किया गया। राज शिक्षा राजस्थान के शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट है। राज शिक्षा
जिससे अगर हम सर्च करें अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, तो लिखेंगे www.rajshiksha.government.in। वेब की नोडल एजेंसी जो है वो बीकानेर रखी गई है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है जो अपना बीकानेर में, वह इसकी वेबसाइट की नोडल एजेंसी है। इस साइट पर, ये जो वेबसाइट है, इस पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाएं, कार्यक्रम एवं सूचनाएं एकीकृत रूप से विद्यमान है। यानी क्रम से हमें सारी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, इसकी सूचनाओं के बारे में, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी हमें इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। होम पेज पर जब हम राज शिक्षा ये जो साइट लगाते हैं नेट पर, तो होम पेज पर हमें 3 फोटो प्राप्त होते हैं। उसमें एक मुख्यमंत्री का, दूसरा शिक्षा मंत्री का और तीसरा राज्य शिक्षा मंत्री का फोटो दिया होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन के स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। और मेरे द्वारा तैयार सभी नोट्स वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।